हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। 2014 का ये एग्जाम पेपर है और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। उससे हमें बहुत हेल्प मिल जाती है और ये भी पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ तक, किस लेवल तक आ सकता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल दिया गया है, यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, भेजे मन भावन के ऊधव के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावक जवे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास, कुंभनदास, नंददास या जगन्नाथ दास रत्नाकर। पंक्ति को दोबारा से देख लें। भेजे मन भावन के ऊधव के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावक जवे लागी। कौन है इसके रचनाकार? तो इसके रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है इसके रचनाकार? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? किस युग को कहा है? भारतेंद्र युग को, भक्ति काल को, रीति काल को या छायावाद को? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। छायावाद को इन्होंने कहा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। छायावाद युग को इन्होंने कहा है, किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे सवाल दिया गया है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? ये तो यात्रा की बात कर रहा है, तो यात्रा से रिलेटेड हम सभी जानते हैं राहुल सांकृत्यायन है। इन्होंने अपनी यात्रा, ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे लेखक और इन्होंने यात्रा के बारे में बहुत सारे लेख लिखे हैं और यहाँ पे मेरी तिब्बत यात्रा भी इन्हीं का एक रचना है। तो अगले इसमें देख लेते हैं इनकी और रचनाएं कौन कौन सी हैं। राहुल सांकृत्यायन की और रचनाएं हैं इसमें, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड। कोई सी भी रचना देकर पूछ लेगा ये रचना किसकी है, तो आपको ये सभी रचनाएं याद होनी चाहिए। मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड। ये सभी लेख इनके याद कर लेना किसके हैं? राहुल सांकृत्यायन के। राहुल सांकृत्यायन कैसे लेखक थे? वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, घूमते रहते थे और वही चीजें वो अपने उन्हीं से रिलेटेड लेख लिखते रहते थे। सवाल है यहाँ पर, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मर्मज्ञ, सुविज्ञ, विद्वान या निगूढ़। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले को मर्मज्ञ कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया है यहाँ पर, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? ये पूछ रहा है। कारक चिन्हों से रिलेटेड पिछला एक वीडियो बन चुका है, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना। और समाज से रिलेटेड भी वीडियो बन चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। वहाँ पे सभी कारक मिल जाएंगे आपको। कारक से एक क्वेश्चन हिंदी के पेपर में जरूर बनता है, तो इन सभी चीज़ों को जरा ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पे लिखा है हे राम, यहाँ हे राम कह रहा है तो मतलब यहाँ पर संबोधन कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे संबोधन कारक चिन्ह है। तो और कौन कौन से कारक चिन्ह होते हैं ये भी देख लेते हैं। पहला होता है कारक चिन्ह कर्ता, ने के बोध में प्रयोग किया जाता है। कर्म होता है को के बोध में प्रयोग किया जाता है। करण होता है वो से के बोध में प्रयोग किया जाता है। संप्रदान होता है वो को और के लिए प्रयोग किया जाता है। संप्रदान किसके लिए प्रयोग किया जाता है? को और के लिए। को के लिए कर्म भी प्रयोग किया जाता है लेकिन संप्रदान भी प्रयोग किया जाता है। अपादान होता है से के लिए और से के लिए करण भी होता है, लेकिन अपादान जो से के लिए होता है वो अलगाव के अर्थ में होता है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, मतलब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो अलग होते हैं। कोई बच्चा छत से गिरता है, अलग होता है। तो ये सब चीजें अपादान के अंतर्गत आ जाती हैं। संबंध का होता है का, की, के, रा, री, रे, ये सब किस में आ जाते हैं? संबंध कारक में आ जाते हैं। अधिकरण में मैं या पर का बोध होता है और संबोधन जो अभी हमारे ऑप्शन में दिया गया था, हे, हो, अहो, अरे, ये सब चीजें किसमें आ जाती हैं? संबोधन कारक की चिन्ह के अंतर्गत आ जाती हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा सब जानते हैं। जाति में किसी जाति का बोध होता है, जैसे जानवर है, मनुष्य है, ये जातिवाचक संज्ञाएं आ जाती हैं। भाववाचक संज्ञा में किसी भाव का बोध होता है, तो यहाँ पे बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी चीज का नाम आ जाता है, जैसे ताजमहल, ये किसी व्यक्ति का नाम, राम, श्याम, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, उपकूल में कौन सा समास है?
हमने बताया था कि समास का वीडियो पहले ही बन चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके उस समास की वीडियो को देख लें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, वहाँ ट्रिक से बताए गए हैं सभी समास। तो हमें पता है कि जहाँ पर उपसर्ग लगा होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, तो अव्ययी भाव यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो उपकूल में अव्ययी भाव समास है। और द्वंद्व समास क्या होता है? योजक चिन्ह का बोध होता है, द्विगु समास होता है, संख्यावाची होता है, तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में 6 कारक चिन्हों का प्रयोग आता है, 6 प्रकार का तत्पुरुष समास होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया है, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उनको क्या कहते हैं? समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं? धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। बाकी चीजों को क्या कहा जाता है ये भी देख लेते हैं। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं। उपसर्ग अभी हमने देखा था किसी चीजों में जुड़ता है जो कि शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो उसे बोलते हैं उपसर्ग। समास क्या होता है? जहां पर 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जब किसी अन्य शब्द को बनाते हैं तो वहां पर समास होता है। और अव्यय क्या होता है? अव्यय होता है ऐसे शब्द जो जिसके रूप, लिंग, वचन, पुरुष, कारक इन सभी का कोई भी मतलब नहीं होता है, ना वो किसी रूप में होता है, ना उसका कोई लिंग होता है, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है, ना उसका कोई वचन होता है, ना कोई पुरुष होता है, ना कोई उसका कारक होता है, तो वो अव्यय हो जाते हैं। तो जैसे कि क्या आ जाता है इसके अंतर्गत, जैसे कोई एग्जाम्पल है, मैं गया तो था, तो इसमें जो तो आ रहा है ना उसका कोई लिंग है, ना उसका कोई कारक है, ना उसका कोई वचन है, तो ये क्या हो जाएगा? उसमें अव्यय हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है लिखाई में, हानिकारक में, उपकार में या अपनापन में? तो यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग किसमें किया गया है? उपकार में, उपसर्ग है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, उपकार। सवाल है यहाँ पर, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना, कुछ निर्णय न कर पाना, किंग कर्तव्य मूढ़ होना या झगड़ालू होना? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? औंधी खोपड़ी होना बोलते हैं मूर्ख होना। जो मूर्ख होता है उसको कितना भी समझा लो उसे कुछ समझ में नहीं आता है, औंधी खोपड़ी का बोला जाता है उसको, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पर। किंग कर्तव्य मूड कौन होता है? तो किंग कर्तव्य मूड वो होता है, अनिश्चयात्मक स्थिति जो होती है उसे किंग कर्तव्य मूड बोलते हैं, जिस स्थिति का कोई निश्चय नहीं हो, जो स्थिति कोई निश्चित नहीं होती, अनिश्चयात्मक स्थिति होती है, उसे किंग कर्तव्य मूड बोला जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, त्याग पत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? त्याग पत्र उपन्यास किसने लिखा है? यशपाल ने, जैनेन्द्र ने, अज्ञेय ने, उपेंद्र नाथ ने? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। त्यागपत्र किसने लिखा है? जैनेन्द्र ने लिखा है। और जैनेन्द्र के अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? तो जैनेन्द्र के मतलब एक तो यही है जो अभी हमारे सवाल में दिया था, त्यागपत्र, उसके अलावा और भी हैं इनके, जैसे परख है, सुनीता है, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध। यशपाल के कौन कौन से हैं? झूठा सच, तेरी मेरी तेरी उसकी बात है। और अज्ञेय के कौन कौन से हैं? नदी के दीप, अपने अपने अजनबी और शेखर एक जीवनी, ये अज्ञेय के हैं। तो तीनों आप लिख लेना अपनी नोटबुक में और इनको याद कर लेना। किसी भी चीज़ को, इन चीज़ों को तो रट कर ही याद करना पड़ता है, क्योंकि इनको तो वैसे हमारे टीचिंग में रटना आया नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को तो रट कर ही याद करेंगे तभी हम एग्जाम में पास हो पाएंगे, अन्यथा हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, हिंदी साहित्य के इतिहास में के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था? गौरसदा तासी, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी या धीरेन्द्र वर्मा? तो किसने लिखा था? तो ये लिखा था जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। किसने क्या लिखा था? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इनकी रचना है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की। और इसमें क्या है? गौरसदा तासी ने एक रचना लिखी है, इस्तवार द ला लिटरेचर इन द हिंदुस्तान, ये लिखी है, और इन्होंने फ्रेंच भाषा में ये लिखी है गौरसदा तासी ने। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? उसने मुझे पास आने को कहा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, मूक हुई
बाचाल पंगु चढ़ई गिरवन गहन, जासु कृपा सो दयाल रबऊ सकल कलि मल दहन। ये पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? सोरठा, चौपाई, दोहा या बरवे? कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। सोरठा छंद है यहाँ पर। सोरठा छंद में क्या होता है? प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसका दोहा इसका उल्टा होता है। दोहे में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और लेकिन इन पंक्तियों में कौन सा है? इन पंक्तियों में दोहा है, सॉरी इन पंक्तियों में सोरठा छंद है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर कौन सी वर्तनी शुद्ध है? विशेष, विशेष, विशेष। कौन सा विशेष शुद्ध है? तो हमें पता है कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक है। विशेष ये होता है, इस प्रकार लिखा जाता है। और हमें इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख लेना है, इनसे भी वर्तनी से क्वेश्चन जरूर बनता है। जैसे उज्ज्वल को कैसे लिखा जाता है? तो उज्ज्वल का शुद्ध रूप ये है, उज्ज्वल को इस प्रकार लिखा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। कौन सा नहीं लिखा है? साकेत, कामायनी, जयद्रथवत या यशोधरा? तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो ये इन्होंने नहीं लिखा है। कामायनी नहीं लिखा है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। और बाकी जो भी हैं साकेत, जयद्रथवत या यशोधरा, ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। जयशंकर और जो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं याद करने की ट्रिक एक शॉर्ट वीडियो में पड़ी होगी चैनल पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखी, आप उसको जा करके देख लें। उससे आपको बहुत सारी रचनाएं बहुत ही कम समय में याद हो जाएंगी ट्रिक के माध्यम से। शॉर्ट्स वीडियो में वो आपको जा करके मिल जाएगी, चैनल पर जाके उसको देख लेना और आपको बिना मेहनत के बहुत सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। अगले सवाल पे चलते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा संख्यावाची है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। बिना पढ़ा हुआ अंश उसको क्या बोला जाता है? तो अपठित बोला जाता है उसको। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पे भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण होता है किसी चीज को सुधार करना चाहिए। कैसे? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर। ये तो गलत बात हो जाएगी। वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर क्या होगा जब तक उसके लिए कोई एक्शन नहीं किया जाएगा। त्रुटियों की उपेक्षा मतलब बच्चे को इंसल्ट करना उसकी गलतियों के लिए, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। शुद्ध उच्चारण कराकर और लेखन का अभ्यास कराकर। जब बच्चा लिखेगा और उसकी गलतियों को बताकर उसे बताया जाएगा कि अब ये गलती मत करना और यहाँ पे ये गलती है, उसको गलती बता करके ये बता दिया जाए कि अब ये गलती मत करना और दोबारा से अभ्यास करने के लिए दे दिया जाए, तो बार बार वो अगर अभ्यास करेगा, बार बार कोशिश करेगा, तो उसकी गलतियों में सुधार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, वे किसी वक्ता के साथ रहते हो। तो याद करने वाली चीज़ तो बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब रटने वाली चीज़ तो आनी ही नहीं चाहिए। तो ऑप्शन पहले ही कट जाता है, 1 नंबर इसका जरूर कट जाता है। ये चीज़ कभी भी टिक मत कर देना कि बच्चे को रटाया जाए। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे कट जाते हैं। अब यहाँ पे बचते हैं ए और डी। तो इनमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? किसी वक्ता के साथ रहते हो, इससे फर्क पड़ता है, लेकिन बच्चे को सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। वो अपने विचारों को बड़ों के सामने रख सके, उसको इतना भयभीत नहीं किया जाए कि वे अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को अपने अंदर ही समाहित रख सके और दूसरों के सामने न बोल सके। तो उसमें भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित नहीं होगी, वो अपने बोलने में दक्ष नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। उसको बोलने की और उसके सुनने के लिए दूसरे को उसे सुनने की और बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। सवाल है यहाँ पर वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है? जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं शब्द, वर्ड समूह या वक्तव्य। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो जिसका कोई अर्थ होता है तो उसको शब्द कहा जाता है, ना कि वर्ड कहा जाता है। वर्ड तो जैसे आ, का, ये अलग अलग चीजें हो जाती हैं, तो ये वर्ड होती हैं। वर्ड समूह, वर्डों को इकट्ठा करके रख दिया जाए तो वर्ड समूह हो जाएगा। लेकिन जब तक कोई शब्द नहीं बनेगा तो उससे कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा। तो जो अर्थ होता है ना किसी वर्णों के समूह का, जो अर्थ होता है उसे बोला जाता है शब्द, उससे शब्द बोला जाता है।
अगर उससे अर्थ प्रकट हो रहा हो। पर वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन या तर्कसंगत। तो क्या कहा जाता है? आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? अनौपचारिक कथन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? ब्राह्मण, समन्वय, प्रदीप, या माधुरी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो इलाहाबाद से संबंधित है। हिंदी प्रदीप पत्रिका इलाहाबाद से संबंधित है। और भी हम पत्रिकाएं देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं, कहाँ से संबंधित। ये हैं ब्राह्मण पत्रिका जो है कानपुर से संबंधित है, प्रताप नारायण मिश्र की है। समन्वय माधवानंद कलकत्ता की है। माधुरी दुलारे लाल भार्गव की और लखनऊ से संबंधित है। और जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है ये कहाँ से संबंधित है? ये इलाहाबाद से संबंधित है। और किसने लिखी है? बालकृष्ण भट्ट ने लिखी है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाल मुकुंद गुप्त। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो सरस्वती पत्रिका की बात की जा रही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे इसके संपादक। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, कौन सा निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है जिसमें कोई मात्रा नहीं है? तो हमें ऐसे ही दिख रहा है, ये कलरव है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ वर्ड ही वर्ड है, अक्षर ही अक्षर है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाय में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? जहाँ पर एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अलंकार का भी एक शॉर्ट वीडियो पड़ा होगा शॉर्ट्स में, तो अगर आपने नहीं देखा है वहां पे ट्रिक के माध्यम से सारे ही अलंकार समझाए गए हैं। ट्रिक के माध्यम से बहुत ही कम समय में याद हो जाते हैं, तो आपने अगर नहीं देखा हो तो आप जाकर के देख लेना। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन से पहले हम कांड का सही क्रम देख लेते हैं, क्या होता है, कौन कौन से कांड होते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी और कितने वर्ष में की थी? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में की थी। और इसमें ये कांड दिए गए हैं, 7 कांड होते हैं। बाल्यकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। और इनको याद करने के लिए यहाँ पर एक ट्रिक दी गई है, देख लें कि कैसे याद करना है। बी से बालकांड और ए से अयोध्या कांड, अरण्य कांड और फिर है किष्किंधा कांड, फिर उसके बाद है सुंदरकांड और उसके बाद एल से आता है लंका कांड और फिर लास्ट में है उत्तरकांड। और अगर इसको याद करते हैं तो बाकिस्लू याद कर लेना है और इसके माध्यम से बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगी। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में कहाँ पर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिल जाता है कि बालकांड सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पे बी में है बालकांड, फिर है अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड था वो इसमें है नहीं, किष्किंधा कांड भी नहीं है, सुंदर कांड आ जाता है, फिर आ जाता है लंका कांड और इसके बाद आता है उत्तरकांड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगर ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगले सवाल दिया गया है यहाँ पे, पराधीन सपनेहु सुख नाही, ये पंक्ति किस रचनाकार की है? कबीरदास, रेदास, सूरदास, तुलसीदास। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? ये पंक्ति तुलसीदास जी की है, पराधीन सपनेहु सुख नाही। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर है 29 है यहाँ पे, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है? क्या है यहाँ पे? स्थानवाचक भी नहीं है, रीतिवाचक भी नहीं है, काल भी नहीं बता रहा है, तो ये परिमाणवाचक है। क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, विशेषता भी बता रहा है तो इसलिए विशेषण है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहा जाता है, इंग्लिश में जिसको एडवर्ब कहा जाता है। अगला सवाल दिया गया है यहाँ पर, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? बूंद और समुद्र को सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, अमृत और विष। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। मानस का हंस जो है अमृतलाल नागर का उपन्यास है, गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को इसका आधार माना गया है। मानस का हंस है, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना।